डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और इसके अंदर हम सबसे बेस्ट क्यों पढ़ाने वाले हैं, इसका कारण यह है कि हम आपको वीडियो में क्या किसी प्रकार का कोई बीच में मोटिवेशन नहीं देंगे कि आपको ये करना चाहिए इसलिए आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ करना है तो वो क्या है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। समझ में? दूसरे नंबर पे क्या है, हम पूरा कॉन्सेप्ट कहानी की तरह सुनाने वाले हैं। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? जैसा आपके अंदर बुक में लिखा है बस उसको कहानी के थ्रू, और फिर उसके बाद एमसीक्यू के अंदर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा। समझ में नहीं? यानी कि आप ये देखो कि आपके 100 में 100 क्वेश्चन आएंगे। समझ में नहीं? पेपर देने के बाद आप चाहे फिर उसको जज भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट की जो घटना है 1961 में घटी थी। अमेरिका से जस्ट यहाँ पर लगा हुआ क्या है, क्यूबा एक छोटा सा प्रायद्वीप क्या था, आइलैंड था। समझ में? यहाँ पर क्या हुआ कि जो साम्यवादी सरकार होती है, समझ में नहीं, यानी कि मार्क्सवादी सरकार की यहाँ पर स्थापना हो गई थी, और उसमें जितने भी अमीर लोग थे उन सबको मारकर भगा दिया। वो सारे कहां, अमेरिका पहुंच गए थे। समझ में नहीं है? नहीं तो यहां पर सबसे बड़ी घटना क्या घटी, यहां घटना ये घटी, क्यूबा के अंदर जो क्रांति हुई वो फिदेल कास्त्रो के क्या नेतृत्व में हुई। अब फिदेल कास्त्रो को क्या है, रूस यानी कि उस समय यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उस समय उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर, समझ में नहीं, बड़े पैमाने पर ये देखा कि अमेरिका क्या कर सकता है, क्यूबा के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। समझ में नहीं है? तो यूएसएसआर ने धमकी दे दी अमेरिका को, अगर क्यूबा के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, समझ में नहीं है, अगर वहां के फिदेल कास्त्रो की सरकार गिर गई तो वो क्या है, को जॉन एफ कैनेडी के लिए ठीक नहीं होगा। समझ में नहीं है? तो जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका डर गया, और यहाँ पर क्या है, जो हमला हुआ, यानी कि जो विद्रोही लोग थे, जो अमीर लोग थे, भाग गए थे, उन्होंने हमला किया। समझ में नहीं? उसमें क्या है, अमेरिका की फौज थी। समझ में? पर वो बहुत छोटा हमला था, उस फौज को बंदी बना लिया गया, और अमेरिका के अंदर फिदेल कास्त्रो की सरकार को मान्यता दिला दी गई। किसके थ्रू? यूएसए के थ्रू। यूएसए के थ्रू। समझ में नहीं? जिससे क्या हुआ, यूएसएसआर की एक बहुत बड़ी विजय थी। समझ में? यूएसएसआर का उस समय नेतृत्व फिदेल कास्त्रो, निकिता क्रुश्चेव कर रहे थे। निकिता क्रुश्चेव इतना खुशी के मारे क्या फूले नहीं समाये कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, यूएसएसआर की बहुत वाहवाही हो रही थी और अमेरिका की बेइज्जती हो रही थी। इसका प्रभाव ये पड़ा कि क्यूबा में उन्होंने क्या किया कि यहां पर मिसाइलें तैनात कर दी। उन्हें क्या लगा कि भाई अमेरिका कभी भी फिदेल कास्त्रो की सरकार को क्या है, पलट सकता है, क्योंकि एक बार तो हमला किया, बच गया, बार बार नहीं बचा सकते। और इसलिए उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर यहां पर क्या परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। जिससे क्या हुआ, अमेरिका के जो मेन ठिकाने थे, मेन शहर थे, में नहीं है, वो पिछले से क्या है करीबन 3 गुना ज्यादा क्या है वहां पर निशाने पर आ गए। समझे? जो उसके मुख्य शहर थे, क्लियर, जिसकी वजह से जो क्यूबा था, समझ में नहीं है, इसकी खबर अमेरिका को कब लगी, अमेरिका को क्या है 3 हफ्ते बाद, सोचो उसकी खुफिया एजेंसी को 3 हफ्ते बाद इसकी खबर पता चलती है कि अमेरिका के जस्ट पास क्यूबा के अंदर क्या परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। समझ में? तो उसने साफ एक चीज तो ठीक थी जॉन एफ कैनेडी की कि भाई किसी भी तरीके से, समझ में नहीं, वो ये नहीं चाहते थे कि कैसे किसी भी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़े, तीसरा विश्व युद्ध छिड़े, या क्या बोलते हैं परमाणु हथियारों से युद्ध हो, पर वो इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि क्यूबा से क्या हटाना है, यूएसएसआर को अपनी परमाणु मिसाइलें हटानी है। इसलिए उसने क्या किया, अपनी आर्मी तैनात कर दी। समझ में नहीं है? किसी भी तरीके की कोई भी क्यूबा की तरफ क्या नहीं जा सकता, कौन नहीं जा सकता, उसके शिप नहीं जा सकते। समझ में नहीं है? उसने अपनी आर्मी मतलब नेवी तैयार कर दी आए, और क्यूबा के अंदर कहा अगर क्या बोलते हैं यहां से परमाणु हथियार नहीं हटाता यूएसएसआर, रशिया, समझ में नहीं है, अब जो रशिया है, ठीक है, तो क्या है क्यूबा के अंदर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो यहां पर क्या हुआ, यूएसएसआर को लगा कि बाई चांस की बात है कि यूएसए के ने क्या किया, मान लेते हैं कि हम जीत भी जाते हैं। सर मैं निकिता क्रुश्चेव ने सोचा हम जीत भी जाते हैं, पर उसके बावजूद भी देखेंगे तो यूएसए जो है अर्ज में वो क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो की सरकार को तो पलट ही देगा, इसको तो हम बचा ही नहीं पाएंगे सर, क्योंकि जस्ट अमेरिका के नीचे है, वो अपनी नेवी लगा देगा, समझ नहीं है, एयरफोर्स लगा देगा, तो यूएसएसआर इसको कैसे बचा पाएगा। इसलिए उसने इस शर्त पर क्या है अपने परमाणु मिसाइलें जब हटाने का क्या है मतलब समझे, परमाणु हथियार हटाने के लिए राजी हो गया कि क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो की सरकार नहीं गिरेगी। अमेरिका के जो जॉन एफ कैनेडी थी वो इस बात को मान गए कि हम क्या बोलते हैं फिदेल कास्त्रो की सरकार को नहीं हटाएंगे क्यूबा के अंदर, आप अपनी परमाणु मिसाइलें उसको हटा लो। तो यूएसएसआर इस पे राजी हो गया। ये क्या एक बहुत बड़ा संकट था, ऐसा लगा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ ही जाएगा, परमाणु हथियारों का युद्ध होगा ही होगा समय पर, दोनों की क्या है एक बुद्धिमत्ता से क्या इस संकट को टाला गया। ये 1962 में संकट घटा।
समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, अब देखो ये तो पॉइंट हो गया, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, 4 नाम आएंगे तो ध्यान रखना, जॉन एफ कैनेडी थे। नेक्स्ट नंबर पे क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फिदेल कास्त्रो नेतृत्व कर रहे थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्या बोलते हैं निकिता क्रुश्चेव कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को कहते हैं। क्योंकि ये चरम बिंदु इसलिए था क्योंकि इस समय बहुत हाई टेंशन थी, ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा, समझ में नहीं है, तो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोलते हैं किस आइलैंड पर यानी किस द्वीप पर, अर्थ में नहीं है कि यूएसएसआर ने क्या परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी जिससे कि अमेरिका क्या है बड़े पैमाने पर अमेरिका पे संकट छा गया, तो क्यूबा के ऊपर, समझ नहीं। ऐसे क्वेश्चन घूमेंगे, अगर आपने कहानी अच्छे से सुन ली है तो भाई कैसे भी क्वेश्चन हो आप क्या अटेम्प्ट कर लोगे। इसीलिए क्या कहानी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो पूरी कहानी की तरह चल रहा हूँ, क्योंकि हमने इतना समय इतना 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 कि हमें कहानियां लग रही हैं, नहीं इसमें बुक में तो इस तरीके से नहीं लिखा है, पर हमें क्या है आपको पढ़ाना है तो भाई कहानी की तरह बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ठीक है शीत युद्ध क्या था, अर्थ में अब है तो नहीं, ठीक है, तो शीत युद्ध क्या एक रक्त रंजित युद्ध था। देखो इसमें हर तरीके का तुम शामिल कर लो, एक तो रक्त रंजित यानी खून खराबा नहीं हुआ, समझ नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे हथियारों की होड़ हो गई इसके अंदर, समझ नहीं, पर मेन जो थी वो क्या थी, विचारधारा की लड़ाई थी। कैसी विचारधारा, तो ये जो है पूंजीवाद का समर्थक था और ये मार्क्सवादी यानी साम्यवाद का समर्थक था। देखो सबसे पहले लोग गांव में रहते थे, समझे, शहर नाम की चीजें नहीं हुआ करती थी, समझे, राजा जहां रहा करता था, पूरे देश पूरे विश्व में पता ही राजतंत्र हुआ करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब क्या बोलते हैं साइंस ने डेवलप किया, समझ में, डेवलपमेंट हुआ साइंस के अंदर, और जब टेक्नोलॉजी आई, समझ में, उस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चालू किया, तब शहर बड़े बड़े बनने शुरू हुए, समझ में, उसी से पूंजीवाद निकल कर आया। तो सबसे पहले क्या है, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आ रहा है, चलो, और पूंजीवाद पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस क्रिएट करने लगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल, यू क्या नाम है इसका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन्होंने पूरे विश्व को क्या है गुलाम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या अपने देश में जो जरूरी चीजें थी उन सबको क्या कर दिया, दे दिया। तो भाई अब बिजनेसमैन अपना बिजनेस तो बंद नहीं कर देगा, तो वो बाकी क्या करे, तो बाकी पूरे विश्व में वो चीजें उपलब्ध कराने के लिए उनको क्या है, उनपे कंट्रोल किया गया और रॉ मटेरियल लेने के लिए, क्लियर है। अब इसी तरीके से क्या हुआ, अमेरिका भी अब इसमें शामिल हो गया, पूरे विश्व में क्या पूंजीवाद आ गया। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स ने 1849 के अंदर, समझ में नहीं क्या, 1849 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके एक बुक लिखी, समझ में नहीं, कौन सी, कम्युनिस्ट, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसने उस बुक के अंदर लिखा कि भाई जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है, मतलब उसमें अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गए, तो जो ये क्लासिफिकेशन है, देखो कैसे अमीर ये है, समझ बहुत कम है पर बहुत ज्यादा इनके पास संपत्ति है, गरीब बहुत ज्यादा है पर इनके पास संपत्ति बहुत कम है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको क्या पूरी ये बुक पढ़नी है तो इतनी छोटी सी तो सुनना पड़ेगा, मतलब पूरी बुक के अंदर क्या शीत युद्ध को घसीटा जाएगा बीच बीच में, तो पता चल जाएगा कि मार्क्सवाद और क्या नाम है पूंजीवाद के बीच में एक लड़ाई थी, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई इनको तो गुलाम बनाया गया है, मतलब उसमें अब देखो ये क्या है, व्यक्ति जो बड़े गरीब है, अर्ज में ये रोज जॉब पे जाते हैं, रोज जॉब पे जाते हैं और क्या पूरे 12 घंटे 14 घंटे आए काम करते हैं, समझ में, मात्र इनके पास 8 घंटे सोने को मिलते हैं इनके पास, और ये लोग क्या करते हैं, इनके थ्रू कमा रहे हैं, अर्ज में, और ये आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए उसने कहा कि भाई तुम तो मतलब क्या समझ में, एक गुलाम हो, समझ में, तो तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या, तो इसने क्या एक रेवोल्यूशन की बात की, क्रांति की, इसने कहा कि भाई क्रांति कर दो तुम, समझ में, तुम्हारे पास खोने को है क्या, पैरों में पड़ी जंजीरें, अगर तुम हार भी गए तो भी जंजीरें तो बाद में पैरों में बांध दी जाएंगी, मतलब समझ में नहीं है, फिर तो तुम जॉब पे तो फिर ही जाना है तुम्हें, और अगर जीत गए तो तुम्हें पूरी दुनिया मिलेगी, समझ में आ रहा नहीं यार। तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि यूएसएसआर में जो क्रांति की थी वो किसने की थी, लेनिन ने की थी, किसने, व्लादिमीर लेनिन, समझ में नहीं। जब लेनिन ने ये क्रांति की थी तो कार्ल मार्क्स से लेनिन क्यों अलग है, उसकी देखना, कोई मार्क्सवादी विचारधारा बोलता है, कोई लेनिनवादी विचारधारा बोलता है और कोई बोलता है महुआ की विचारधारा, ठीक है, जैसे नेपाल में महुआवादी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस ये, कार्ल मार्क्स जो बोलता है वो कहता है स्टेटलेस रेगुलेशन होगा, मतलब उसमें राज्य नहीं होंगे, पूरा विश्व के अंदर जब क्या बोलते हैं मजदूर है तो फिर राज्य की क्या जरूरत है। पर इस क्या बोलते हैं लेनिन ने क्या किया, रशिया यानी यूएसएसआर एक राज्य बना लिया, बाउंड्री उसकी फिक्स हो गई,
समझे, इस रेगुलेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, राज्य में दायर कर लिया गया। समझे, अगर बढ़ाया गया तो वो भी पर्टिकुलरली राज्य रहे, इसी वजह से वो अलग था। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि शीत युद्ध पता चल गया, विचारधाराएं थी, कौन कौन सी विचारधारा, एक पूंजीवाद जो खुला व्यापार का समर्थन करता है, समझ नहीं, जिसमें गरीब भी मिलेंगे अमीर भी मिलेंगे, समझ नहीं, और गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, वेलफेयर पे काम नहीं करेगी। समझ, पहले गवर्नमेंट वेलफेयर पे काम नहीं किया करती थी, सिर्फ उसका काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और देश की सुरक्षा करना, आर्मी रखना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, पर क्या बोलते हैं, इसने क्या किया कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर पर काम करेगी, जैसे रोजगार देगी, लोगों को स्वास्थ्य देगी, रोटी कपड़ा मकान, नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या बोलते हैं, शिक्षा, सारी चीजें कौन देगा, राज्य देगा। समझ में, आपको सिर्फ उतना मिलेगा जितना आपको जरूरत है। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, जितना जरूरत का मतलब समझ में, अगर तुम 5 लोगों को, जैसे गवर्नमेंट देख लो, अगर तुम्हारा 5 का परिवार है तो राशन कितना मिलता है, हर बंदे को 5 किलो, और 5 बंदों पे 25 किलो आपको मिल गया। जबकि कोई व्यक्ति 2 है तो उसको राशन कितना मिलेगा, 10 किलो। अरे समझ नहीं है, तुम कहोगे तो 2 है, इनको ज्यादा मिलना चाहिए। पूंजीवाद में क्या है, 2 लोगों को ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति ज्यादा अच्छा कमाएंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे, और 5 व्यक्ति कम कमाएंगे बस में और लाइफ बेकार जिएंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो 2 व्यक्ति पढ़ लिख कर अपनी अच्छी जॉब लेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, और ये व्यक्ति 5 है तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इनकी जॉब ज्यादा 10 या 20 हजार रुपए की लगेगी, बस में, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन रहेगा। तो इस तरीके की क्या है, एक जो डिवीजन बढ़ता जाएगा पूंजीवाद में, और साम्यवाद उसको खत्म करने की बात करता है, ये लड़ाई है। तो दोनों में बेस्ट कौन सी है, अब तो देखो भाई, साफ सीधी बात है, यूएसएसआर खत्म हो गया, चाइना ने भी इसको क्या है पूरी तरीके से छोड़ दिया, इंडिया भी धीरे धीरे छोड़ ही रहा है। सब हमने मिक्स इकोनॉमी से पूंजीवाद की तरफ पूरी तरीके से बढ़े, तो पूंजीवाद बेस्ट है, क्योंकि पूंजीवाद में आदमी जब तक आदमी मेहनत क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे अगर उसकी मेहनत का फल मिल रहा है तो वो मेहनत करेगा, अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो मेहनत क्यों करेगा। बात समझ में नहीं है। पूंजीवाद, साम्यवाद में क्या, लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं पढ़ लिख के, पर उन्हें उतना ही मिल रहा है जितना उन्हें जरूरत है। जबकि एक व्यक्ति कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, स्वीपर है यार, समझ, उसको कितना, जितने 5 लोग हैं तो उसको उतना मिल रहा है। तो इस मतलब समझ में, तो इस वजह से लोगों को लगा पढ़ना लिखने की क्या जरूरत है, तो जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विघटित होती गई और यूएसएसआर टूट गया। समझ में, शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध क्या है, विचारधारा की लड़ाई है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये लोकतंत्र की बात करता है, तो ये किसकी बात करता है, गवर्नमेंट के नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, तो शीत युद्ध पता चल गया किस किस के बीच में था, अमेरिका और यूएसएसआर। कौन, यूएसएसआर, उस समय क्या, यूएसएसआर था, यूनाइट क्या बोलते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं भाई, शीत युद्ध पता चल गया क्या है, क्या एक रक्त रंजित युद्ध था, हथियारों की होड़ थी, समझ में नहीं है, विचारधारा की लड़ाई थी, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में क्या था, एक तरीके का ये लड़ाई था। समझ में नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। समझ, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि शीत युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो शीत युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ा गया। शीत युद्ध के अंदर कौन से 2 गुट थे, पूंजीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद। ठीक है, तो भाई इनका कौन, यूरोप में देखो, ये यूरोप है, बात समझ में, तो पश्चिमी यूरोप जिसे पहली दुनिया कहते हैं, अमेरिका कनाडा और पश्चिमी यूरोप को पहली दुनिया, दूसरी दुनिया यूएसएसआर और पूर्वी यूरोप को कहते हैं, जो उसके समर्थक देखते हैं। तीसरी दुनिया में हम लोग आ जाते हैं, जो क्या बोलते हैं, अल्प विकसित और विकासशील थे, मतलब सुना, गरीब देशों को तीसरा क्या दुनिया कहते हैं, पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ। ठीक है, अब रूस जिसे कहते हैं, तीसरी दुनिया क्या बोलते हैं, भारत जैसे अफ्रीका और ये लैटिन अमेरिका के देश हो गए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता होना चाहिए कब से कब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुआ। समय 4 साल 3 महीने कुछ दिन हुआ, हम 4 महीने मान के चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे भाई, इस समय कौन कौन लड़ रहा था, नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर थी, एक का नाम था केंद्रीय शक्तियां, क्या, एक तो केंद्र राष्ट्र और दूसरे जो थे मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, केंद्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, केंद्र राष्ट्र में शामिल था जर्मनी, ध्यान रखना, कौन कौन, जर्मनी शामिल था किसमें, केंद्र राष्ट्र में, क्या बोलते हैं, जर्मनी शामिल था। नेक्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ था मित्र राष्ट्र। समय मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका लास्ट में शामिल हुआ था 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या बोलते हैं, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे इटली भी इसी में बाद में शामिल हो गया था। क्लियर है? तो ये किसकी तरफ, टोटल क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 36 देश लड़े। इतना ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं लेना है, बस इतना ले लेना, पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ और किन के बीच हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ
वो 1939 से लेकर 1945 में हुआ, यानी कि 6 साल टोटल ये युद्ध हुआ। समझे? इसके अंदर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या है, युद्ध लड़ रहे थे। अब मित्र राष्ट्र कौन कौन था? मित्र राष्ट्र के अंदर 5 देश जो इस समय क्या यूएनओ के स्थायी सदस्य भी है, जो जीते उन्हें क्या मिला, यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिली। जैसे इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने लड़ा? यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। समझे? नेक्स्ट नंबर पे यूएसएसआर हो गया, और क्या बोलते हैं आपका चौथा, क्या बोलते हैं, पांचवा देश है चीन। समझे? ये 5 देश क्या थे, मित्र राष्ट्र के थे। अब ध्रुवी राष्ट्र कौन कौन थे? ध्रुवी राष्ट्र के अंदर आपका क्या बोलते हैं, जर्मनी, जापान और इटली थी। क्लियर? अब इसमें इतना डीपली नहीं आने वाला, क्योंकि इतना सिलेबस में दिया नहीं है, एनसीईआरटी के थ्रू ही चलेंगे। क्लियर? वरना मैं तो पूरी कहानी सुनाता। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जो क्या बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर, हाँ क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इसमें, सेकंड वर्ल्ड वॉर किन किन क्या बोलते हैं ध्रुवियों के बीच लड़ा गया? तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, सॉरी, किन किन राष्ट्रों के बीच लड़ा गया? मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? समझे? तो ये 5 देश जो इस समय यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? जर्मनी, जापान और इटली। कौन हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में? तो ध्रुवी राष्ट्र क्या हार गए थे, जर्मनी, जापान, इटली युद्ध में हार गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कि क्या बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने क्या बोलते हैं परमाणु हथियार का प्रयोग किस पर किया? तो जापान के ऊपर किया। सब बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बात समझ में नहीं, पर दिक्कत क्या है कि तुम लोगों को 50 मतलब 40 क्वेश्चन 45 मिनट में करने पड़ेंगे। इसी वजह से क्या है ना कि सिर्फ वो आपसे स्पीड मांग रहा है, क्वेश्चन पढ़ो फटाक सीधे जवाब दो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने इजी है कि देखोगे कि यार ये है बस में। पर क्या फिर दिक्कत क्या आ रही है, फिर बच्चे उतना बढ़िया क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? जो ला रहे हैं वो 100 में 200 लेकर आ रहे हैं, ये देखो ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपके माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से कह रहा हूँ हर क्वेश्चन पे ध्यान दो, कहानी सुनो अच्छे से, अर्ज में सोते हुए चाहे जागते हुए खाते पीते जैसे सुनना वैसे सुनो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो बात कर रहा है वो भाई क्या बोलते हैं परमाणु बम का प्रयोग किस पे किया? जापान पे किया। अर्ज में किन 2 शहरों पर परमाणु बमों का प्रयोग किया गया? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर कब किया गया? तो 6 अगस्त 1945 को, 1945 को हिरोशिमा। नागासाकी पर कब किया गया? तो 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम का प्रयोग किया गया उनका कुट नाम क्या था? समझ नहीं है, यानी कोड नेम क्या था? तो लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और फेटमैन अर्ज में जो नागासाकी पर। उनका वेट कितना था? एक का वेट 15 टन था, दूसरे का वेट 21 टन था। समझ में नहीं? अमेरिका की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। समझ में नहीं? नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या नाम है, जापान ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट नंबर पे आ सकता है कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु हथियार का क्यों प्रयोग किया? ऑप्शन आ जाएंगे, इसके पीछे क्या कारण थे? सुनिए, इसके पीछे क्या कारण नहीं थे, तो समझ लेते हैं भाई। 2 कारण। पहला कारण अमेरिका क्या देता है? अमेरिका कहता है परमाणु हथियार का हमने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हम चाहते थे कि जापान क्या करे, जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण करे, जिससे हम अपनी क्या है जनहानि को रोकना चाहते थे, क्योंकि युद्ध जितना लंबा चल रहा था हमारे लोग मारे जा रहे थे। जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म करने के लिए हमने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया, पहला कारण। अब क्या बोलते हैं जो आलोचक है, मतलब उसमें जो क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका को, वो कहते हैं अमेरिका ने इसलिए परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया, इसलिए क्या, क्योंकि वो पूरे विश्व को दिखाना चाहता था, और खासकर यूएसएसआर को, कि वर्ल्ड के अंदर अब मेरे अलावा क्या है कोई टक्कर का देश नहीं है, यानी विश्व की क्या है मैं एक महाशक्ति बचा हूं, पहला। दूसरा कारण ये बताया जो क्रिटिक्स करते हैं आए ने, जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने ये बोला, दूसरा कारण ये है कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में होने वाले लाभ को समझ ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता था, पाना चाहता था। वो यूएसएसआर को उस लाभ में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं देना चाहता था। हुआ भी यही, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एग्रीमेंट मतलब समझौते हुए, समझ में नहीं, यानी ट्रीटी हुई, उन ट्रीटी में सबसे ज्यादा क्या है 90% लाभ किसको हुआ? अमेरिका को हुआ, जबकि 10% ही किसको हुआ भाई? क्या नाम है इसका, है सोवियत संघ को हुआ। समझ में नहीं? नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन क्या है, समझ में? नेक्स्ट नंबर पे, क्योंकि देखो जापान आज नहीं तो जर्मनी आज नहीं तो कल युद्ध हारने ही वाला था जापान, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? तो इसके पीछे एक और कारण है, वो इसमें दिया नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्लियर है? वरना ऐसा ही माना जा रहा था कि भाई जापान ने आत्मसमर्पण इसलिए किया कि यूएसएसआर भी उस पर हमला करने वाला था, क्योंकि जापान ने क्या है यूएसएसआर को 1905 में युद्ध में हराया था रूस को। क्लियर है? ओके फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अपरोध, रोक तथा संतुलन। समझ नहीं? तो यहां पर क्या है, रोक तथा संतुलन क्या है? अपरोध, ये बहुत तंगड़ी डेफिनेशन है। अपरोध का मतलब होता है रोक तथा संतुलन, यानी जब क्या बोलते हैं एक महाशक्ति के पास इतनी पावर हो,
समझे? यानी क्या, दोनों महाशक्तियों के पास इतनी पावर हो कि यदि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति को खत्म करना चाहती है तो भी दूसरी महाशक्ति के पास इतनी पावर हो कि वो पहली को खत्म कर कर ही खत्म हो। मतलब समझे, तुम सामने वाले को गोली मार रहे हो, समझे, तो उसके पास, तुम्हें पक्का पता है कि इसके पास इतनी जान बचेगी वो तुम्हें मार देगा, तब तुम उसे मारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसे मैंने मारा तो भाई मरूंगा मैं भी। समझे? तो शीत युद्ध के अंदर इसी को बोलते हैं हम क्या, अपरोध, समझ नहीं, या डेटरेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। परमाणु हथियार क्या है, एक डिटरेंस है, यानी कि अमेरिका अगर यूएसएसआर को खत्म भी कर देता तो भी यूएसएसआर के पास इतनी पावर बचती कि वो अमेरिका को मारकर ही मरता। तो इस स्थिति में युद्ध के चांसेस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। पर ये हथियारों के होड़ को नहीं रोक पाया, कौन, अपरोध। समझ में? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले यानी कि परमाणु हथियार का जो परीक्षण है अर्थ में वो किसने किया, सबसे पहले परमाणु हथियार किसने बनाया, तो अमेरिका ने बनाया 16 जुलाई 1945 को, समय जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसने बनाया, तो यूएसएसआर ने 1949 के अंदर, समय कब से, सितंबर, क्लियर, सितंबर 1940, 27 सितंबर 1949, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे भाई क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हथियारों की होड़ व हथियारों का नियंत्रण। समझ में नहीं, इससे पहले हम थोड़ा दो ध्रुवीय विश्व समझ लेते हैं क्योंकि ये क्या उसके नीचे अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यूरोप को भी डिस्कस नहीं किया। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, अब समझते हैं यहाँ क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। समझ में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसी समय जस्ट शीत युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्यों ऐसा हुआ, समझ में, तो दोनों के बीच में क्या है, कुछ जो समझौते हुए तो उन समझौतों को तोड़ने का कारण रहा कि भाई ये लोग क्या है, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं छोटा सा दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, शीत युद्ध की शुरुआत के 4 कारण। पहला कारण ये था कि अमेरिका ने जब परमाणु परीक्षण किया, समय क्या बोलते हैं, परमाणु का परीक्षण कर लिया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो उस दौरान क्या हुआ, उसने इसकी खबर यूएसएसआर को नहीं थी। यूएसएसआर को कब पता चला, जब उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया, परमाणु हथियार का प्रयोग किया। तो यूएसएसआर चौंक गया, यार इसके पास ऐसा पर मतलब हथियार है जो पूरे पूरे शहर का शहर खत्म कर सकता है, क्योंकि उसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे हिरोशिमा और नागासाकी अटैक के अंदर। तो अमेरिका को, यूएसएसआर को लगा कि भाई अमेरिका क्या है, मुझे डराना चाहता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि इनके बीच में अटलांटिक संधि हुई। अटलांटिक संधि के तहत यह था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जीतते हैं और जीतने के बाद क्या है, जो भी देश बचेंगे, समझे नहीं, यानी जिन देशों को हम आजाद कराएंगे उन देशों के अंदर क्या बोलते हैं, उन देशों से पूछा जाएगा कि आप साम्यवाद चाहते हैं या पूंजीवाद चाहते हैं, यानी कि अमेरिका की व्यवस्था चाहते हैं कैपिटलिज्म या सोशलिज्म चाहते हैं, और जनता जिसको वोट डालेगी वही सिस्टम क्या करेंगे, उस देश में लागू करेंगे। यूएसएसआर इस बात को राजी हो गया था, ठीक है। पर जब यूएसएसआर ने देखा कि भाई ये मुझे धोखा दिया जा रहा है, समझ, तो उसने भी क्या है अटलांटिक संधि को तोड़कर जबरदस्ती साम्यवाद लाना शुरू कर दिया पूर्वीय यूरोप के अंदर। समझ में आने, ये यूरोप है और यूरोप में आधे यूरोप में इधर कब्जा करता हुआ, यानी कि जबरदस्ती जनता को भड़का दी कि भाई टेंशन मत लो, हम तो है ही, आर्मी है ही हमारी आरएस में, और यहाँ पर क्या जितने अमीर लोग उनको मार दो। अब सोचो, गवर्नमेंट हमारी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारी ये कहे कि जितने अमीर लोगों से प्रॉपर्टी छीन लो, तो जनता विद्रोह नहीं कर देगी, क्यों, जानती है यार जो हमें कंट्रोल करना चाहिए वही हमें सपोर्ट कर रहा है बस में। तो सरकारी अगर ऐसी बातें करेगी तो भाई जनता तो विद्रोह करेगी, समझे नहीं। तो एक रीजन ये भी रहता है। अच्छा, फिर उस समय क्या हुआ कि अमेरिका से यूएसएसआर ने कहा था कि अपना सेकंड मोर्चा खोल दो, यानी जर्मनी के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दो, जिसकी वजह से जर्मनी दो मतलब मोर्चों पर लड़ेगा और हम जल्दी जर्मनी को हरा देंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, सेकंड मोर्चा बहुत लेट खोला, समझ में नहीं, वो चाहता था कि यूएसएसआर पहले कमजोर हो जाए, समझ। तो यूएसएसआर को क्या है, इसके नियत पर शक हुआ बस में। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे कारण हुए जिसकी वजह से दोनों के बीच में वैमनस्यता फैल गई और जिसकी वजह से ये दोनों दुश्मन बन गए, क्लियर है। तो भाई ये क्या था, आपका दो ध्रुव की शुरुआत थी। एक ध्रुव क्या है, अमेरिका कनाडा, बात समझ में नहीं। तो जब इसने देखा कि भाई इसने क्या किया, कौन कौन देश को कब्जे में ले लिया, समझ में, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इस पे देखो ऑलरेडी फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये तीनों कवर। आज में इसने यूक्रेन की तरफ आ गया, समझ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां तक उसने पहले कवर कर लिया था। नेक्स्ट नंबर पे उसने पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, समय इन वहां पर साम्यवाद ला दिया। अब वो कहां पर लाना चाहता था, अब उसने शुरुआत की, ये क्या नाम है, ग्रीस, में ये रहा इटली, इटली के बाद ग्रीस और ग्रीस के बाद टर्की, समझ। ग्रीस और टर्की के अंदर जब इसने साम्यवाद लाने के लिए सपोर्ट करना शुरू किया सोशलिस्ट लोगों को, समझ, मार्क्सिस्ट लोगों को, तो उस दौरान उसने क्या किया, अमेरिका ने सपोर्ट देना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं टू मैन सिद्धांत, समझ। इसमें टू मैन सिद्धांत भी है। टू मैन सिद्धांत के अंदर क्या था,
तो टूमैन सिद्धांत के अंदर क्या है, टूमैन राष्ट्रपति जो टूमैन थे अमेरिका के, जो क्या बोलते हैं, जो है एफ डी रूजावेल्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कौन लड़ रहा था, एफ डी रूजावेल्ट लड़ रहे थे। तो रूजावेल्ट के बाद कौन बना, टूमैन बने। तो टूमैन ने क्या किया, टूमैन के बाद कौन बने, आइजनहोवर बने, समझे नहीं। तो हम टूमैन पे डिस्कस करते हैं। टूमैन ने क्या किया, 400 क्या बोलते हैं मिलियन, कितना, 400 मिलियन डॉलर की सपोर्ट दी। 300 मिलियन डॉलर जो थे वो क्या बोलते हैं टर्की के लिए थे, और 100 मिलियन डॉलर थे वो किसके लिए, 100 मिलियन बोल रहा हूँ, ठीक है, बिलियन नहीं, वो किसके लिए था, ग्रीस के लिए था। समझे कि ये लोग क्या करें, अपने देश में विद्रोह ना होने दें। जनता विद्रोह कब करती है, जब उसको खाने के पैसा ना, मतलब खाने के लिए ना मिले, समझे। तो उन्होंने कहा भाई इनको रोजगार और खाना दो, जिसकी वजह से विद्रोह ना कर सके, क्लियर है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों में विद्रोह रुक गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। और यही वजह बनी जब नाटो मतलब क्या बोलते हैं बनाया, समझ नहीं। तो 1952 के अंदर क्या है, इन दोनों को नाटो का शामिल कर लिया गया। 12 देशों से शुरुआत हुई, 2 देश ये 14 हो गए, क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भाई कि इसने क्या किया, इन देशों पे कब्जा करना यानी कि साम्यवाद लाना शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, टूमैन सिद्धांत आया। टूमैन के बाद क्या हुआ, जॉन मार्शल, समझ में नहीं, जॉन मार्शल जो क्या नाम है, अमेरिका के विदेश से कौन थे, सचिव थे, समझे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने क्या किया, अमेरिका के विश्वविद्यालय में स्पीच दी, और स्पीच में कहा गया यदि यूरोप को इकोनॉमिक क्या है असिस्टेंस नहीं दिया जाता है, आर्थिक मदद नहीं दी जाती है, तो पूरे यूरोप के अंदर साम्यवाद आ सकता है, जो पूंजीवाद के क्या होगा, एक हमारी बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि पूंजीवाद सिस्टम में वही खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं। तो उस दौरान ये हमारी हार है, तो हमें क्या करना चाहिए, यूरोप को मदद देनी चाहिए। भाई ठीक है, अर्ज में नहीं है। तो कितनी मदद दी गई, तो करीबन करीबन उनको मदद दी गई 13.8 बिलियन डॉलर, ये बिलियन डॉलर है। और ये मदद पूरे यूरोप को दी गई, जिसमें पूंजी मतलब साम्यवादी जो यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप, इसको भी शामिल किया गया कि भाई आप क्या कर सकते हो, यहां पर मदद ले सकते हो। पर यूएसएसआर ने मना कर दिया, हमें क्या नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, ठीक है भाई मत लो मदद। अर्ज में तब इंपैक्ट क्या पड़ा, तब ये बड़ा जो क्या नाम है पूर्वी यूरोप था, कौन सा, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप ने अपने विकास में वो मदद लगाई, समझ में नहीं है। जिसकी वजह से हम जब यूरोपीय यूनियन पढ़ेंगे तब जानेंगे, समझ में नहीं है। यूरोपीय काउंसिल की स्थापना कैसे हुई, अर्ज में नहीं आ रहा, ये ओईसीडी कैसे बना, ठीक है, अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर, इतना ही रखते हैं। देखो अगर आपने ये अच्छे से क्या सेशन पढ़ लिया है, अर्ज में नहीं है, वीडियो अच्छे से देख ली है, तो आपको फायदा ये होने वाला है कि पूरी बुक समझ में आ जाएगी, जहां पढ़ोगे वही किस्सा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यूरोप पूरा हो गया, 2, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात नेक्स्ट ये बनती है कि जो ये कि इधर के जो देश थे उसे अमेरिका के सपोर्ट में बन गए, उधर वाले देश किसके सपोर्ट में हो गए, यूएसएसआर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यूरोप का विभाजन किस आधार पर हुआ, समझे। तो जो पूर्वी यूरोप है वो साम्यवाद के समर्थक बन गया, और पूंजीवाद किसका, पश्चिमी यूरोप बन गया, क्लियर। अब ये छोटे जो यूरोप है अर्थ में जो विश्व का विभाजन होने लगा, अर्थ में जो क्या विचारधाराओं के आधार पर पूंजीवाद और साम्यवाद, वो छोटे छोटे देश क्यों शामिल हो रहे थे, छोटे छोटे देश। तो एक तो उन्हें अपने पड़ोसी देश से क्या है सुरक्षा का वादा मिल रहा था, क्योंकि हर देश का क्या अपने पड़ोसी देश से क्या थी, दुश्मनी थी, ठीक है। जैसे हमारी देख लो, पाकिस्तान से दुश्मनी है, हर उसमें नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे चाइना इंडिया से दुश्मनी रखता है, या हम चाइना से रखते हैं। हर पड़ोसी देश क्या अपने से पड़ोसी देश की दुश्मनी रखता है। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो, टर्की का क्या बोलते हैं यहाँ पर ग्रीस के साथ विवाद है, अर्मेनिया, इधर क्या नाम है अर्मेनिया के साथ विवाद है, अर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद है। हर पड़ोसी देश का क्या है, एक दूसरे देश से विवाद है, ठीक है। तो अपने पड़ोसी देश से सुरक्षा का वादा मिल रहा था कि भाई किसी तरीके का भी क्या है, आपके पड़ोसी देश आप पर हमला नहीं कर पाएगा, वरना हम आपके साथ हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा था, दूसरे नंबर आर्थिक मदद मिल रही थी, मतलब समझ नहीं है, पैसा भी मिल रहा था विकास के लिए। इसी वजह से क्या हुआ, ये देश एक दूसरे गुट में शामिल होना शुरू हो गए। तो पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के साथ चला गया, पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ चला गया, और इसी के बाद पूरा वर्ल्ड बैठना शुरू हो गया, समझ में नहीं। तो पता चल गया दो ध्रुवी का विश्व का आरंभ कैसे हुआ। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलते हैं, यूरोप बटा, यूरोप के बाद फिर पूरा विश्व बटा, और उसके साथ क्या है, सैन्य संधियां होने लगी, जैसे कि नाटो। और इसमें नहीं आ रहा नाटो, वैसे क्या है यूएनओ, यूएनओ को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूएनओ ने क्या बोलते हैं प्रावधान है, कोई भी गुप्त संधियां नहीं करेगा, खुली संधि कर सकते हो।
क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गुप्त संधियों की वजह से हुआ। एक दूसरे देशों ने क्या दूसरे देशों के साथ गुप्त संधि कर रखी थी, जब किसी ने हमला किया तो पीछे से वो देश भी युद्ध में कूद गया, जिससे वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अब देखो नाटो की स्थापना हुई तो पूरे विश्व को पता है कि नाटो एक संगठन है, अगर किसी ने भी यूरोप पर हमला किया तो नाटो मिलकर मारेगा। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि नाटो पे क्या करे, क्यों? क्योंकि ये खुली संधि है। अगर आपको संधि करनी है तो खुली संधि करो। नाटो नाटो कब बना? नाटो 4 अप्रैल 1949 को। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, एक एक नंबर का आ सकता है। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट नंबर, नाटो की स्थापना के कितने देश थे? 12 देश थे। समझ में नहीं? 12 में कौन कौन थे? 10 तो यूरोप से थे, ईस्टर्न यूरोप, वो वेस्टर्न यूरोप, और 2 कौन थे? यूएसए और कनाडा। इसमें भी कौन कौन थे? इसमें यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, अरस में नहीं आ रहा, बेल्जियम हो गया, पोर्चुगल हो गया, अरे समझ नहीं आया, फ्रांस हो गया, अरे ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इधर क्या नाम है इसका, लग्जमबर्ग हो गया, अरे समझ नहीं आ रहा, नीदरलैंड हो गया। क्लियर है? ये देश शामिल थे। ठीक है, बाद में कौन कौन शामिल हुआ? तो बाद में क्या नाम है इसका, 2 मैंने बताए थे, ग्रीस और टर्की शामिल हुए 1952 के अंदर। 1987 में स्पेन शामिल हो गया, अरे समझ नहीं आ रहा। फिर शीत युद्ध खत्म हो गया। अब इसके कितने देश शामिल है? अब इसमें शामिल है टोटल क्या बोलते हैं, 30, 31, 32 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 90 मतलब शीत युद्ध के समय कौन देश न्यूट्रल थे? और ये अभी भी न्यूट्रल है, जो किसी में शामिल नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड अभी भी किसी में शामिल नहीं है, ठीक है, यानी नाटो में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर पे फिनलैंड, किसने? फिनलैंड और क्या नाम है इसने, स्वीडन ने अपनी क्या न्यूट्रलिटी तोड़ दी। अरस में उन्हें डर लगा कि भाई जैसे इसने यूक्रेन पे हमला किया, कल वो हम पे भी कर सकता है। नाटो सुरक्षा दे रहा था, नाटो में शामिल हो गए। आपको पता है 31वां और 32वां देश सदस्य बने अभी हाल फिलहाल ही। ठीक है, नाटो बना। नाटो 12 देश, क्या बोलते हैं, तारीख बता दी। अरस में क्यों बना ये नाटो? एक क्या बोलते हैं, आर्टिकल 5 के तहत यदि किसी एक देश पर भी हमला होता है तो सारे देश उसे अपने पर हमला मानेंगे और वो किसके खिलाफ काम करेंगे? जिसने जो भी उन पर हमला करेगा। यानी नाटो एक सुरक्षा का वादा दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे वार्सा पैक्ट, जब उस क्या बोलते हैं अमेरिका, पहले तो यूएसएसआर ने देखा कि भाई अमेरिका क्या जाए इसकी अगेंस्ट है, मतलब अमेरिका इस संधि को खत्म करे। यूएनओ में इसने बहुत विवाद छेड़ा कि ये तो गलत बात है, इस तरीके की संधियां हुई जिसकी वजह से फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नाटो को खत्म कर देना चाहिए। हर समय जब उसने देखा यूएनओ में कुछ नहीं हो रहा तो उसने खुद भी एक संधि बना ली 1955 के अंदर, वार्सा पैक्ट। वार्सा पोलैंड की राजधानी है, वहां पर ये संधि बनी और इसके अंदर 6 देश शामिल थे। ठीक है, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गई, बुल्गारिया हो गया, सनमैन, ठीक है, सोवियत संघ हो गया, इनके साथ 6 देशों ने मिलकर वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है, वार्सा भी यही था कि भाई नाटो का मुकाबला करना है, अर्ज में किसी एक देश पर हमला तो सब अपने ऊपर हमला मानेंगे। अब इसी के क्या जवाब में अमेरिका ने सीटो सेंटो भी बनाया। उसने कहा भाई यूरोप में तो हम दे ही रहे हैं, अर्ज में नहीं है, हम पूरे वर्ल्ड में भी इस तरीके के क्या संगठन बनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि यूएसएसआर में साम्यवाद को रोकना था। इसी वजह से उसने क्या सीटो बनाया। सीटो साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मेंबर कौन बन गया? अमेरिका भी, वो अमेरिका कह रहा हूँ, पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। बाद में क्या बनाया गया? सेंटो बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। ये 1954, 1954, 1955 इसकी स्थापना हुई। ठीक है, बदले में अमेरिका ने क्या, वो यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने चाइना से, वियतनाम से अपने अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन, हथियारों की होड़ व हथियारों पर नियंत्रण। देखो यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको ले लेते हैं। हथियारों की होड़ क्या है? हथियारों की होड़ 1945 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अर्जमेनिया, तो उस समय क्या हुआ? यूएसएसआर को लगा जब उसने परमाणु बम फोड़ा कि यार ये तो बहुत आगे है, अर्जमेनिया, तो इसने क्या किया? बड़े पैमाने पर हथियार बनाने शुरू किए। पर यूएसएसआर को ये पता था मेरे पास एटम बम है, वो अलग बात है, पर पुराने हथियारों के अंदर यूएसएसआर को नहीं, मतलब क्या बोलते, कमजोर नहीं है। यूएसए को क्या लगा, अमेरिका को, कि यूएसएसआर पुराने हथियारों में पीछे नहीं है। जैसे AK-47 सुना होगा, आतंकवादियों पे मिलती है। आर्मी अक्सर क्या है, हर देश की आर्मी AK-47 रखती है यार। इसमें कहां पर बना? अमेरिका में ही बना, समझ में नहीं? तो भाई ये जो अमेरिका था में उसने भी क्या किया? हथियार को, मतलब ऑप्शन छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। किसके? परमाणु हथियार को। ठीक है, इसने भी जब परमाणु हथियार बना लिया, कब? पहले तो यूएनओ में ये विवाद छड़ता कि इसका निशस्त्रीकरण होना चाहिए, परमाणु हथियार मतलब उसने पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देने चाहिए। जब उसने खुद बना लिया, उसने नहीं, अब डिसमेंटल नहीं होगा, अब क्या करेंगे हम? इनका हथियारों का मतलब वृद्धि करेंगे, जितना बना सकते हो उतना बनाओ। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, 1963 के अंदर एक संधि हुई। अरे समझ नहीं है क्या?
कॉम्प्रिहेंस, हाँ, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, क्या सीमित परमाणु, एलटीबीटी, क्या एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसका मतलब यह है कि इस संधि के अंदर ध्यान रखना 1963 के अंदर एलटीबीटी हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि कोई भी देश ना तो अंतरिक्ष में परमाणु का परीक्षण कर सकता है, अर्थ में नहीं, ना क्या बोलते हैं समुद्र में कर सकता है, और ना वायुमंडल में कर सकता है। तो कौन सी एक जगह बची, जमीन बची, जमीन में कर सकता है, क्योंकि इस समय दोनों के पास यही कैपेबिलिटी थी जमीन में परमाणु परीक्षण करने, उन्हें इसको छोड़कर बाकी सब जगह बैन कर देते। ठीक है, डन। अर्थ में इसमें किसने साइन नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, क्योंकि भाई चाइना ने खुद परमाणु परीक्षण नहीं किया था अभी तक। उसने कहा जब तक मैं परमाणु परीक्षण नहीं कर लूंगा तब तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। चाइना ने कब परमाणु परीक्षण कर लिया, 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया। एक एक देश को ले लेते हैं। सबसे पहले परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया 1945 के अंदर, यूएसएसआर 1949 के अंदर, 1954 यूके ने, अर्ज में 1960 फ्रांस ने, और 1964 1964 चाइना। 5 देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया। और जस्ट 1968 के अंदर एनपीटी आ गई, अर्ज में नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के तहत जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 तक, कब तक, 1967 तक परमाणु हथियार बना लिए थे, उन्हें तो परमाणु हथियार बनाने की इजाजत थी, परंतु जिन्होंने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु हथियार नहीं बना पाए थे, वो परमाणु हथियार अब नहीं बना सकते थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि इन 5 देशों ने तब तक बना लिए थे। अब किसने नहीं बना पाए थे, इंडिया ने नहीं बना पाया, पाकिस्तान ने नहीं बना पाया, इजराइल ने नहीं बना पाया था, तो इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एनपीटी पर किसने हस्ताक्षर करने से मना किया, तो इंडिया ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा अगर इंडिया से हस्ताक्षर करा लो तो हम कर देंगे, समय उसने सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी। ठीक है, हम पे बहुत दबाव रहा है इस बात का, और इजराइल ने मना कर दिया। इन 3 देशों ने परमाणु परीक्षण, मतलब क्या बोलते हैं, एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। समझ में आए। 1972 के अंदर साल्टा 1, साल्टा 2, अर्थ में स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये थोड़ा उधर चले गए, है ना, साल्टा 1 और क्या बोलते हैं साल्टा 2 ले लो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे कौन कौन से 2 तरीके के हथियार, अर्थ में एक जो है एंटी, क्या, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। कोई भी देश 1972 साल्टा 1 के तहत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को क्या नहीं करेगा, रक्षा कवच के रूप में यूज नहीं करेगा। दोनों इस बात पे राजी हुए। ठीक है, 2 स्क्वाड्रन को छोड़कर 2-2 स्क्वाड्रन कर सकते थे, एक स्क्वाड्रन में क्या बोलते हैं 100 मिसाइलें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में बड़े पैमाने पर नहीं रखेंगे, क्योंकि धोखे के अंदर कोई चला दे तो क्या होगा, क्लियर है। अब भाई नेक्स्ट जो बनता है वो ये बनता है कि ये जो किए गए, अर्ज में, हाँ, इसमें केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, ये 2 कन्वेंशन हुए जिसके तहत केमिकल वेपन्स को क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज नहीं करेंगे। तो ये आप लिख सकते हो हथियारों की, क्या बोलते हैं, होड़, परमाणु हथियारों का बड़े पैमाने पर बनना। क्योंकि 1900 करीबन कब तक, 1980 तक यूएसएसआर के पास करीबन 35,000 परमाणु हथियार थे, जबकि अमेरिका के पास 30,000 परमाणु हथियार थे। क्लियर है। तो इस सिचुएशन के अंदर इतने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार रखना, कहीं ना कहीं अगर किसी एक सैनिक ने भी मान के चलो पागल हो जाए, पागल होने का मतलब इसमें उसका मूड खराब हो जाए, उसने कहा भाड़ में गई सरकार, अरे मैंने भाड़ में गया अमेरिका, मैं तो परमाणु हथियार चलाऊंगा, इस देश को खत्म कर दूंगा, मान लेते हैं मेरे पास पावर है और मेरा दिमाग खराब हो गया, मान लेते हैं क्या जा रहा है, और मैंने क्या है परमाणु हथियार लॉन्च कर दिया, दूसरे देश में फूटेगा, दूसरे देश को ये कैसे प्रूफ करेंगे क्या किसी एक व्यक्ति की गलती है, में सरकार का ये उद्देश्य नहीं है, तो वो क्या करेगा, परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, समय इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या है, हम परमाणु हथियार को रक्षा कवच के रूप में यूज नहीं करेंगे, आ रहा है, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या संधि इसीलिए की गई ट्रीटी। अब भाई नेक्स्ट नंबर पे ये पता चल गया हथियारों की होड़ कैसे हो, फिर हथियारों का नियंत्रण और जो ट्रीटियां की गई, ठीक है, इन ट्रीटियों का मतलब यही था कि हथियारों को बड़े पैमाने पर रक्षा कवच के रूप में यूज करने से रोकना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो देश थे अर्जमनी वो महाशक्तियों में क्यों शामिल हो रहे थे, इसका मैंने आंसर पहले दे दिया। अब महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को शामिल क्यों कर रही थी, समझ नहीं, क्योंकि देखो छोटे छोटे देश तो किसी के मतलब उनका सैन्य क्षमता तो क्या है अमेरिका और सोवियत संघ के क्या है पाषण के बराबर भी नहीं है, तो ये क्यों शामिल कर रहे थे, तो एक तो सैनिक ठिकानों के लिए, समझ नहीं, जिससे क्या उन देशों में क्या है सैनिक अड्डे बनाए जा सके, सैनिक ठिकाने स्थापित किया जा सके, और महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया, इनको क्या है दूसरे देशों से निकाला जा सके, ठीक।